हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडीज़। और आज हम पढ़ेंगे एचआरएम का एक टॉपिक जिसका नाम है चैलेंजेस एंड ट्रेंड्स ऑफ एचआरएम इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या क्या चैलेंजेस हैं या क्या क्या ट्रेंड्स हैं। ठीक है, जो एचआरएम जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो फेस कर रही है चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर और किस तरीके से वो अप्लाई कर रही है। ठीक है, तो अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इस लेक्चर के बाद या आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। ठीक है, मैं आप लोगों का जवाब दूंगी। तो आप लोग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में उसको ड्रॉप आउट कर देना, मैं जब उसको रीड करूँगी तो उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आइए हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, चैलेंजेस ट्रेंड्स ऑफ एचआरएम इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, अब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस तो सबको पता है कि आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है। ठीक है, तो हमारे सामने एक एचआर मैनेजर के सामने भी ये प्रॉब्लम है, मतलब ये चैलेंज है कि उसको अपने आप को अपडेट करना है। ठीक है, और जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट करनी है हमें चीज़ों की या ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जितने भी हमें मैनेजमेंट करनी है वो भी हमें नोटबुक्स पे या कॉपीज़ पे पेन या पेपर के थ्रू नहीं, वो अब हमें कंप्यूटराइज हो गया है। सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया ऑफिस के अंदर वर्क। ठीक है, सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया है। किस तरीके से हमें यूज़ करना है, किस तरीके से हमें हमारी जो स्किल्स हैं उसे अपडेट करने की ज़रूरत है, जो एक एचआर मैनेजर है उसको। तो जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आजकल हो रहे हैं ये एक चैलेंज है हमारे एचआरएम के लिए भी और सभी के लिए एक चैलेंज है। ठीक है, जो टेक्नोलॉजिकल चेंज जो हो रहा है, जैसे कि क्या है कि पर्सनल कंप्यूटर हो गया। ठीक है, ये तो सबको यूज़ करना आना चाहिए। आजकल कंप्यूटर तो मस्ट है हर जॉब के लिए। आपको कई जॉब के लिए तो आपको क्या कर दिया है, कंपलसरी भी कर दिया है कि आपके पास कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अब हम बात करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर की बात हो गई, वर्ड प्रोसेसिंग हो गई, ये आनी चाहिए। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया। ठीक है, तो ये दीज आर दी ऑटोमेशन। ठीक है, ऑफिस ऑटोमेशंस विच टेक प्लेस इन एचआरएम। तो फर्स्ट चैलेंज आपको समझ में आ गया होगा कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इंटरनेट का बहुत यूज़ हो रहा है आजकल। ठीक है, एक जो मैनेजर है वो अपने आप को आजकल उसको अपडेट रखने की, और जो एचआरएम है मतलब जो भी मैनेजमेंट करनी है उस चीज़ में भी अपने आप को अपडेट रखने की ज़रूरत है उसको। ठीक है, नेक्स्ट है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। अब वर्कफोर्स डाइवर्सिटी से आप लोग क्या समझते हैं? देखिए, जो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी है उसके अंदर डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी मीन्स रेस, एज, कलर, कास्ट, वैल्यूज़, कल्चर, नॉर्म्स। ठीक है, दीज आर द डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी क्या होती है? बेसिकली डाइवर्सिटी हैज़ डिफाइंड एज एनी एट्रीब्यूट दैट ह्यूमन आर लाइकली टू यूज टू टेल देमसेल्फ दैट पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम मी। ठीक है, तो डाइवर्सिटी होती है विभिन्नता जो पाई जाती है। आजकल आपको पता है कि महिलाएं भी, जो वुमेन्स है, वो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनके भी जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अलग अलग जो राज्य हैं, ठीक है, वहाँ से लोग आ रहे हैं, दूर दूर के स्टेट से लोग आते हैं। ठीक है, अलग अलग कल्चर्स के लोग होते हैं, उनकी अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो ये एक और डिफ़िकल्ट टास्क हो गई है कि इतनी ज़्यादा वर्कफोर्स डाइवर्सिटी हो गई है, हमें उस चीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग सबको अच्छे से मैनेज करके हमें चलना है। तो ये क्या हो रही है, ये भी आज एक बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है, क्योंकि आजकल क्या हो रही है, हमारे ग्लोबलाइजेशन भी इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, उसके अंदर भी हमें कल्चर का ध्यान रखना होता है, उसके अंदर भी हमें ध्यान रखना होता है कि क्या लोगों की वैल्यूज़ है, क्या नॉर्म्स है। ठीक है, तो सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। तो इस चीज़ को मैनेज करने में भी एक चैलेंज अब एचआर मैनेजर के सामने है। ठीक है, तो ये भी एक चैलेंज है, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। नेक्स्ट, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने बताया आपको वुमेन्स इमेंसिपेशन, इकोनॉमिक नीड, ग्रेटर इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस, एजुकेशन एंड सो ऑन। ठीक है, तो मतलब जो हमारी उस पर जो वुमेन्स है जो काम कर रही है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो माइनॉरिटी ग्रुप मेंबर्स है, जो ओल्डर वर्कर है, तो सबको हमें इक्वालिटी प्रोवाइड करवानी है कि सबको ये लगना चाहिए कि हाँ वो सब इक्वल है, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये होती है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। तो इसको हैंडल करना भी एक बहुत चैलेंजिंग टास्क हो गया है। अब बात करते हैं हम री इंजीनियरिंग। तो बेसिकली री इंजीनियरिंग क्या होता है?
जी, अब हम बात करते हैं री-इंजीनियरिंग की। तो री-इंजीनियरिंग क्या होता है? मैं आपको अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ कि री-इंजीनियरिंग क्या होता है, तो री-इंजीनियरिंग एक प्रोसेस होता है क्या करने का, रीडिज़ाइन करने का। जो हमारे फंक्शंस अभी चल रहे हैं ना, जो एग्ज़िस्टिंग फंक्शन है या जो एग्ज़िस्टिंग पॉलिसीज़ है, एग्ज़िस्टिंग स्ट्रैटेजीज़ है, मेथड्स हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, रीडिज़ाइन करते हैं, ठीक है? और इससे हमें क्या मतलब हमें क्या एडवांटेज होती है कि डिज़ाइन करने की या री-इंजीनियरिंग प्रोसेस से हमें क्या बेनिफिट होता है? उससे हमें ये बेनिफिट होता है कि हम उन फंक्शंस को इस तरीके से चेंज करते हैं कि वो और इफ़ेक्टिवली वर्क कर सके और उसको सिंपल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो अगर मैं आपको बताऊँ कि व्हाट इज़ द बुक इज़ डेफिनिशन ऑफ री-इंजीनियरिंग प्रोसेस, तो इट इन्वॉल्व्स द रेडिकल रीडिज़ाइन ऑफ कोर बिज़नेस प्रोसेसेस टू अचीव ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी, साइकिल टाइम्स एंड क्वालिटी, ठीक है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक वो बिज़नेस प्रोसेस है जो, या हम जो बिज़नेस प्रोसेसेस है उसको रीडिज़ाइन करते हैं ताकि हम और इफ़ेक्टिवली चीज़ों को अचीव कर सकें और इफ़ेक्टिवली हमारी प्रोडक्शन हो सके, ठीक है? और कम टाइम ले सके। कोई भी अगर काम हो रहा है ना, पहले जो काम हो रहा है, तो हम रीडिज़ाइन इसलिए ही करते हैं कि उस चीज़ को हम और इफ़ेक्टिवली कर सकें, कम टाइम में कर सकें और अच्छी क्वालिटी के साथ कर सकें, ठीक है? तो ये होता है री-इंजीनियरिंग। तो ये भी एक चैलेंज है, ठीक है? जो किसके लिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए ये भी एक चैलेंज है कि उसको रीडिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि देखिए आजकल क्या हो रहा है कि आजकल एजुकेशनल जो यूथ है, ठीक है? जो जिनके पास फॉर्मल एजुकेशन ज़्यादा है, आजकल ज़्यादातर वो यूथ होता है, मिलता है हमें, ठीक है? तो और एक हमारे पास जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसके पास इतनी स्किल्स नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए भी हमें क्या करनी पड़ती है, जो ट्रेनिंग है, हमें ट्रेनिंग को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा ना, जो जिनके पास इतनी नॉलेज नहीं है या वो इतनी फॉर्मल एजुकेशन नहीं है जिनके पास, तो उनके लिए हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि जो जो स्किल्स उनके पास नहीं है वो हम उन्हें सिखा सकें, ठीक है? तो ये एग्जाम्पल के लिए था, तो ये था री इंजीनियरिंग। अब बात करते हैं कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। ऑब्वियसली हर कंपनी के अंदर आजकल ट्रेनिंग जो होती है, ठीक है, ट्रेनिंग है या कॉन्टीन्यूसली होते रहते हैं ना, इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होते रहते हैं कॉन्टीन्यूसली, ठीक है? जैसे समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती है, समय समय पर डेवलपमेंट प्रोग्राम किए जाते हैं कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हो गए, और भी बहुत तरीके के अलग अलग डिफरेंट काइंड्स के जो प्रोग्राम्स हैं वो होते हैं कंपनीज़ के अंदर, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मतलब क्या है कि हमारे जो भी वर्कर्स हैं, ठीक है, फ्रॉम लो लेवल वर्कर्स टू द हाईएस्ट रैंकिंग एग्जीक्यूटिव, हम किस पे फोकस करते हैं, उनकी क्वालिटी पे, उनकी जो स्किल्स है, ठीक है, इसको इम्प्रूव करने पे, ठीक है? तो उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने पे हम फोकस करते हैं। जो आजकल ये एक चैलेंज है कि हमें क्या चाहिए, हमें ज़्यादातर वो चाहिए जिनकी स्किल्स, जिनके पास अच्छी स्किल्स हो, ठीक है, जो एजुकेशन अच्छी हो जिनकी, ठीक है? तो इस तरीके के हम ध्यान में रखते हैं कि हमारी जो क्वालिटी मैनेजमेंट है वो अच्छी होनी चाहिए। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी आती है कि जो कस्टमर की सेटिस्फैक्शन है हम उसके अकॉर्डिंग काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब ये होता है कि हम कस्टमर की सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग काम करें, ठीक है? जो कस्टमर को कंप्लीट सेटिस्फैक्शन दे उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए। तो ये होती है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब इसकी बुक की डेफिनेशन हम पढ़े, तो total quality management is a management framework based on the belief that an organization can build long term success by having all its member from low level worker to its highest ranking executive focus on improving quality and thus delivering customer satisfaction, ठीक है? तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है क्वालिटी मैनेजमेंट की। इंपॉर्टेंस तो ऑब्वियसली अगर हमारी जो पूरी मैनेजमेंट है उसमें क्वालिटी होगी, वो अच्छी होगी, तो बेसिकली क्वालिटी एश्योरेंस देगी कस्टमर को कि वो जो कुछ भी चाहते हैं उन्हें वही चीज़ मिलेगी, ठीक है? और जो अनसेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं उनको क्या होगा, उनको भी हम सेटिस्फाई कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है? तो ये होती है आपकी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसके अंदर हम जो भी हमारी मिस्टेक्स होती है उसको करेक्ट करते हैं और बार बार वो मिस्टेक्स ना हो, इस ये होने से भी हम रोकते हैं, ठीक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर। तो दैट इज़ कॉल्ड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब बात करते हैं हम बेंच मार्किंग की, कि बेंच मार्किंग क्या होता है। बेंच मार्किंग बेसिकली क्या होता है कि कोई भी स्टैंडर्ड जो सेट किए होते हैं ना उससे आपकी परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करना, ठीक है? अब इसको मैं एक और सिंपल वे में आपको समझाती हूँ। जो भी कोई आपकी जैसी कोई कंपनी है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस से अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करना और फिर ये देखना कि उसमें, उसकी परफॉर्मेंस में और आपकी परफॉर्मेंस में कितना गैप है, ठीक है?
तो वो उस गैप से हमें पता चलता है कि अगर उसकी मतलब जैसे एक फॉर एग्जांपल देते हैं कि रैंकिंग देनी है हमें कि उसकी 20 है, हमारी 17 है, 15 है, कुछ भी है, ठीक है, तो हमारे ऐसे डिफरेंस है हमारी रैंकिंग के अंदर। तो हम वो डिफरेंस होता है ना जो उन दोनों के बीच में, तो उस डिफरेंस को देखते हैं कि क्या रीज़न है उस डिफरेंस का, एंड फिर उस डिफरेंस को हम भरने की कोशिश करते हैं कि ये जो डिफरेंस है हम दोनों के बीच में ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये होती है बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग के अंदर हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो अगर मैं आपको उसको बुकिश डेफिनेशन बताऊं तो बेंचमार्किंग इट इज़ ए मैकेनिज्म फॉर मेजरिंग प्रोसेस प्रैक्टिस एंड रिजल्ट फॉर कंपैरिजन टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। मतलब हम अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं अपने जैसी कंपनी जो दूसरी है उसके साथ, या फिर कोई भी हमने जो स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं उनके साथ कंपैरिजन करते हैं कि हमारी जो परफॉर्मेंस है उनसे कितना मेल खा रही है या नहीं खा रही। तो इफ़ इट इज़ यूज्ड वाइजली इट कैन ट्रांसफॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशंस एचआर एंड पीपल मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज बाय शोइंग हाउ ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिस इन्फ्लुएंस दी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। अगर इसका अच्छे से यूज़ किया जाए, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, पीपल मैनेजमेंट बहुत अच्छी कर सकते हैं। उससे हमें दिखा सकते हैं कि जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिस है वो कितनी इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के अंदर, अगर इसका अच्छे से यूज़ किया जाए, ठीक है। ये होती है बेंचमार्किंग। नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर आप लोग जानते हैं, जैसा कि मैंने बताया ऑटोमेशन फर्स्ट पॉइंट में बताया था ना आपको, हर चीज़ ऑटोमेटिक हो रही है, तो इसी तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वो भी ऑटोमेटिक हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें जो लेबर हायर करनी होगी वो हमें उसके लिए कोई क्राइटेरिया सेट करने होंगे कि उसको ये स्किल्स आनी चाहिए या तो, ठीक है, या फिर हमें उनके लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। अगर हमें उन लोगों को सिखानी है, कोई भी ऑटोमेटिक मशीन आई है, कोई भी न्यू मशीन आई है, तो उसके लिए हमें उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करवाने के लिए उसका एक पूरी प्रोसीजर बनाना पड़ेगा, या ट्रेनिंग प्रोग्राम हमें क्रिएट करना पड़ेगा ताकि वो लोग समझ सके कि न्यू मशीन का कैसे यूज़ करना है, क्योंकि आजकल सब कुछ चेंज हो रहा है, सब कुछ ऑटोमेटिक होता जा रहा है, ठीक है। तो उसको जानने के लिए, उस पर काम करने के लिए हमें क्या ज़रूरी है कि हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएं सभी वर्कर्स को, लो लेवल से लेके हाईएस्ट लेवल तक के वर्कर को, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। अब बात करते हैं इकोनॉमिक चैलेंजेस। इकोनॉमिक चैलेंजेस में क्या है कि आजकल जो ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है हमारा। तो जो ग्लोबलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे। अब जैसा कि हमें पता है कि मोर कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो रहा है, ठीक है, तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करें और मोर एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को हायर करें। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरीके से हम क्राइटेरिया बनाएंगे या किन किन कंडीशंस को ध्यान में रखेंगे हम जब क्राइटेरिया बना रहे हैं किसी भी स्पेसिफिक जॉब के लिए, ठीक है। तो हम ग्लोबलाइजेशन को भी माइंड में रखेंगे कि अब हमें किस टाइप के मैनेजर चाहिए, ठीक है। जैसे मैनेजर है, जैसे कि आपको आजकल ग्लोबलाइजेशन के कारण जो लैंग्वेजेस भी हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में आपको बात करनी पड़ती है इंटरनेशनल लेवल पे, तो आप एक कंडीशन ये लिखेंगे कि जो मैनेजर है उसको इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, क्योंकि उसे इंटरनेशनल या ग्लोबल लेवल पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करना है। तो ये हो गया आपके इकोनॉमिक चैलेंजेस। नेक्स्ट आते हैं सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स आप लोग जानते हैं आजकल जो यूनियंस हैं, ठीक है, जो ट्रेड यूनियंस बना दिए गए हैं, और भी सोशल फैक्टर्स है, जैसे कि आपने अगर कहीं पे आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मैनेजर की। वैसे तो एक कंप्लीट ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको छोटा सा बता देती हूँ यहाँ पे, फिर पढ़ेंगे हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है एचआर मैनेजर की। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी इस तरीके से है कि अगर हमने किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर हमने कोई प्लांट लगाया है, ऑर्गेनाइजेशन लगाया है, तो एज ए एचआर मैनेजर तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। एचआर जो होता है डिपार्टमेंट, वो क्या करता है, हायर करता है वर्कर को, तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जहाँ पे आपने प्लांट लगाया है तो वहाँ के जो लोग हैं आप उनको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करवा सकें, वहाँ से जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसको कम कर सको जिस एरिया में आपने लगाया है, ठीक है। तो ये आपकी या उनके लिए आप थोड़ा सा रिजर्व रखो कि इतने लोगों को वहाँ जॉब दी जाएगी, तो कुछ अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करना, उनकी लाइवलीहुड को इंक्रीज़ करना, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है, एज एचआर मैनेजर। ये सोशल फैक्टर्स है जो आजकल और भी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। कुछ गवर्नमेंट भी रूल्स ला रही है कि किसी पर्टिकुलर एरिया के में अगर आपने कोई लगाई है तो वहाँ के आपको जो पीपल्स हैं उनको जॉब देनी है, ठीक है, इतना परसेंट रिजर्व रखना है, ठीक है, लोकल्स के लिए। तो इस तरीके से क्या है, सोशल फैक्टर्स है, तो ये भी इफेक्ट करते हैं हमारे एचआरएम को। नेक्स्ट है लोकल एंड गवर्नमेंटल फैक्टर्स। गवर्नमेंटल जो पॉलिसीज़ आ रही हैं, ठीक है, अब गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ बहुत
जैसे कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट भी बना दिए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मिनिमम वेज एक्ट है 1948। इसके अंदर क्या किया गया है कि एक मिनिमम वेज सेट की गई है फॉर स्किल्ड एज वेल एज अनस्किल्ड वर्कर के लिए, ठीक है, कि इतनी तो होनी चाहिए उनकी बेसिक सैलरी, उनकी जो लिविंग एक्सपेंस है उसके लिए इतनी तो होनी चाहिए। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 है, इसमें बताया गया है कि राइटफुल मंथली सैलरी क्या होगी किसी एम्प्लॉयज़ की, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट एक्ट है, एक गुड लीव पॉलिसी एक्ट है। लीव पॉलिसी के अंदर हमें क्या बताया गया है कि कितनी लीव देनी है हमें किसी एम्प्लॉय को एक ईयर के अंदर, ठीक है। सिक लीव्स, कैजुअल लीव्स होगी। अब एक मैटरनिटी लीव्स भी है, ठीक है, जो किसके लिए है, वुमेन्स के लिए है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट हो गया 1947। ये बताता है कि एक सिक्योरिटी, इनकम सिक्योरिटी प्रोविडेंट फंड आप सब लोग जानते होंगे, पीएफ, ये क्या होता है, रिटायरमेंट के बाद आप लोगों को मिलता है, ठीक है, एक सिक्योरिटी फंड है। तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट 1947। नेक्स्ट है ग्रेचुइटी पॉलिसी। ग्रेचुइटी होती है कि क्या देते हैं हम जो मतलब होती है ना कि जो हम इनकम से जो अलग देते हैं, ठीक है, जो हम अप्रिशिएट करते हैं, जो किसी ने सर्विस प्रोवाइड की है किसी एम्प्लॉय ने, तो उसके लिए हम ग्रेचुइटी देते हैं उसको, ठीक है, वो इनकम से अलग होती हैं, ठीक है। तो ग्रेचुइटी होगी। पैटर्निटी मैटरनिटी लीव पॉलिसी तो आपको बता चुकी हूँ। अभी एक अमेंडमेंट एक्ट भी आया था, मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो भी एक्ट आते हैं आप बिजनेस न्यूज़ भी देखते रहिए साथ में, ठीक है, रिलेटेड बिजनेस न्यूज़ क्या चल रही है। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2017 आया है महिलाओं के लिए। इसके अंदर क्या है, जो भी वुमेन कंपनी में 80 दिन के लिए काम कर रही है, ठीक है, तो वो एंटाइटल है इस अमेंडमेंट एक्ट को रिसीव करने के लिए। नेक्स्ट है सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस पॉलिसी। ये बहुत अच्छी पॉलिसी है, एक्ट 2013 है, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013। इसके तहत जो वुमेन एम्प्लॉय हैं, ठीक है, वो उनको क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाती है फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट से, ठीक है, वर्क प्लेस पे। अदरवाइज़ क्या था, बहुत ज़्यादा ये जो इम्प्रूव बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे थे ये मामले, ठीक है, तो इनको कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट बनाया गया। तो ये सब क्या है, एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन पॉलिसी है, ठीक है। तो ये सब पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट फैक्टर की, अब इनके साथ भी हमें चलना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की इमेज है वो ख़राब हो जाएगी। नेक्स्ट है यूनियंस। ये जो यूनियन ट्रेड बनाए गए हैं, ठीक है, अब ये भी प्रेशर डालते हैं कंपनी के ऊपर कि जो एम्प्लॉय है या जो लेबर है वो भी अपनी आवाज़ उठा सकता है, अपने हक के लिए बोल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया यूनियंस। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। मैं बता चुकी हूँ आपको चेंजिंग स्किल रिक्वायरमेंट, ये भी बता चुकी हूँ कि आजकल जो स्किल्स हैं वो चेंज होती जा रही है। मतलब आजकल हमें क्या चाहिए, आजकल हमें मोर स्किलफुल पर्सन चाहिए, जैसे जिसको कंप्यूटर की नॉलेज हो, इंग्लिश लैंग्वेज जानता हो अच्छे से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है उसके लिए। तो ये सब हमारे चैलेंजेस थे, होप आपको समझ आए होंगे। तो एक बार इसको देख लेते हैं। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गया, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, री इंजीनियरिंग, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, बेंचमार्किंग, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, इकोनॉमिक चैलेंजेस, सोशल फैक्टर्स, लोकल एंड गवर्नमेंटल फैक्टर्स, यूनियन, ग्लोबलाइजेशन, चेंजिंग स्किल रिक्वायरमेंट्स। तो ये सब हमारे चैलेंजेस थे, ट्रेंड्स थे ऑफ एचआरएम के, ठीक है। तो होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अगर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया या कहीं कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं मुझे, ठीक है। धन्यवाद।